जोमेटो ने अपना आईपीओ जुलाई 2021 में लॉन्च किया था और लिस्टिंग डे पर ही 50% से ज्यादा का गेन दिखाया। उस दिन स्टॉक अपने इशू प्राइस से 66% ऊपर क्लोज हुआ था और अब 29 अक्टूबर 2024 तक स्टॉक ने पिछले एक साल में 140% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं, मेकिंग इट वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स इन द मार्केट। अब स्विगी, जो जोमेटो का ही मेन कॉम्पिटिटर है, अपना आईपीओ लेकर आया है। ये इशू 6 नवंबर को ओपन हुआ है और 8 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 11,300 करोड़ से ज्यादा रेज करने वाली है। क्या स्विगी भी जोमेटो की तरह लिस्टिंग के दिन और उसके बाद भी ऐसे ही रिटर्न्स डिलीवर कर पाएगा? आइए इस वीडियो में हम इसका पता लगाने की कोशिश करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनीज हिंदी यूट्यूब चैनल। आज हम स्विगी के मेगा आईपीओ को एनालाइज करेंगे ताकि आप डिसाइड कर सकें कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ये 2024 का Hyundai के बाद दूसरा सबसे बड़ा आईपीओ है। अब क्योंकि आईपीओस बहुत कम टाइम के लिए ओपन होते हैं, इसलिए ये वीडियो पूरी देखें ताकि आप समझ सकें कि क्या करना है। ये वीडियो कुछ सेक्शंस में डिवाइडेड है जो आपकी स्क्रीन पर है, तो बिना देर किए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर स्विगी आईपीओ की सभी की डिटेल्स हैं। आईपीओ का टोटल इशू साइज 11,324 करोड़ का है। जैसा कि हमने देखा, ये 2024 का Hyundai के बाद दूसरा सबसे बड़ा आईपीओ है। टोटल 11,327 करोड़ में से 4,499 करोड़ फ्रेश इशू है और 6,828 करोड़ ऑफर फॉर सेल या ओएफएस है। फ्रेश इशू में रेज की गई मनी कंपनी के पास जाती है, जबकि ओएफएस में ये सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास जाती है। इसका प्राइस बैंड 371 से 390 पर शेयर है। इशू का लॉट साइज 38 शेयर्स का है, तो अपर प्राइस बैंड पर रिटेल इन्वेस्टर्स को एटलीस्ट 14,820 रुपीज इन्वेस्ट करने होंगे। आईपीओ में करीब 12 करोड़ नए शेयर्स इशू हो रहे हैं, टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स टू 224 करोड़ शेयर्स। एम्प्लॉयज के लिए 7.5 लाख शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं, जो इशू प्राइस से 25 रुपए के डिस्काउंट पर हैं। अब हम कंपनी के बिजनेस और इंडस्ट्री पर नजर डालते हैं। स्विगी का मेन बिजनेस तो सबको पता है, लेकिन अब हमें उसके दूसरे वेंचर्स और कंपनी की स्ट्रैटेजी पर नजर डालनी चाहिए। अपने आरएचपी में स्विगी ने अपने आप को एक न्यू एज कंज्यूमर फर्स्ट टेक कंपनी के रूप में डिफाइन किया है, जो यूजर्स को एक इजी टू यूज कन्वीनियंस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जो यूनिफाइड ऐप के थ्रू एक्सेसिबल है। इसके 5 बिजनेस सेगमेंट्स हैं: फूड डिलीवरी, डाइन आउट और स्टेपिंग आउट एप्स के जरिए डाइनिंग आउट एंड इवेंट्स, इंस्टामार्ट के जरिए क्विक कॉमर्स, सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन, जो होलसेलर्स और रिटेलर्स के लिए B2B सप्लाईज, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन कवर करता है। न्यू इनिशिएटिव्स जैसे स्विगी जिनी, जो प्रोडक्ट पिकअप ड्रॉप सर्विस प्रोवाइड करता है, और स्विगी मिनीज, जो मर्चेंट्स को अपनी स्टोर फ्रंट्स क्रिएट करने की फैसिलिटी देता है। तो इन 5 बिजनेस सेगमेंट्स में से 4 B2C हैं और सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस B2B नेचर का है। कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने और लॉयल्टी बढ़ाने के लिए स्विगी का स्विगी वन नाम का मेंबरशिप प्लान भी है, जो अपने मेंबर्स को एक्सक्लूसिव डील्स और डिस्काउंट्स ऑफर करता है। कंपनी इन ऐप पेमेंट सॉल्यूशंस भी ऑफर करती है, जैसे स्विगी मनी डिजिटल वॉलेट, स्विगी यूपीआई और स्विगी HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। अब आपके स्क्रीन पर स्विगी के बिजनेसेस के फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग मेट्रिक्स हैं। पहले स्विगी प्लेटफॉर्म के ओवरऑल कंबाइंड नंबर्स देखते हैं। कंपनी की ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू या GOV 2022 में 20,000 करोड़ से बढ़कर 2024 में करीब 35,000 करोड़ हो गई है, जो 32% पर एनम की ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करती है। इस पीरियड में इसका ग्रॉस रेवेन्यू 6,900 करोड़ से बढ़कर 12,300 CR से ऊपर पहुंच गया है, जो 34% पर एनम की ग्रोथ है। कंपनी EBITDA लेवल पर लॉस मेकिंग है। लॉस 3200 करोड़ रुपए से घटकर करीब 1800 करोड़ हो गया है। प्लेटफॉर्म के एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स 1 करोड़ से बढ़कर करीब 1.4 CR हो गए हैं। स्विगी वन मेंबर्स इस पीरियड में 10 लाख से बढ़कर 50 लाख से ज्यादा हो गए हैं। अब बात करते हैं स्विगी के अलग अलग बिजनेसेस की। फाइनेंशियल ईयर 24 में उनका रेवेन्यू शेयर आपकी स्क्रीन पर है। फूड डिलीवरी बिजनेस का शेयर हाईएस्ट है, जो 49% से ज्यादा है। उसके बाद B2B बिजनेस है, जो 39% है। बाकी बिजनेसेस का शेयर 12% है। स्विगी का फूड डिलीवरी बिजनेस लॉस मेकिंग है, लेकिन लॉसेस में तेजी से कमी आई है। पिछले 2 साल में ये 1400 CR से घटकर सिर्फ 47 करोड़ रह गए हैं, जो एक पॉजिटिव साइन है। सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन या B2B बिजनेस में लॉसेस 302 करोड़ से घटकर 187 CR रह गए हैं।
तो स्विगी के दो सबसे बड़े बिजनेसेस टर्न अराउंड के रास्ते पर हैं, लेकिन इंस्टामार्ट, स्विगी का क्विक कॉमर्स वर्टिकल और डाइन आउट, स्टेपिंग आउट, जो आउट ऑफ होम कंजम्पशन बिजनेस है, उसमें लॉसेस बढ़ रहे हैं। पिछले 2 साल में इंस्टामार्ट के लॉसेस 883 सीआर से बढ़कर 1309 सीआर हो गए हैं। हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये घटे हैं। आउट ऑफ होम कंजम्पशन बिजनेसेस के लिए ये 137 करोड़ से बढ़कर 174 सीआर हो गए हैं। लास्टली, प्लेटफॉर्म इनोवेशंस बिजनेस के लॉसेस 633 करोड़ से घटकर 119 करोड़ रह गए हैं। ओवरऑल इन 5 बिजनेसेस में से 3 बिजनेसेस टर्न अराउंड पाथ पर है, लेकिन 2 बिजनेसेस के लिए अभी भी कंपनी को कैश बर्न करना पड़ रहा है। अब इंडस्ट्री प्रोस्पेक्ट्स पर भी एक नजर डालते हैं। स्विगी हाइपर लोकल कॉमर्स इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। ये एक न्यू एज इंडस्ट्री है जिसकी ग्रोथ सीधे इकोनॉमी में कंजम्पशन ग्रोथ से जुड़ी हुई है। अपनी 140 करोड़ की पॉपुलेशन और बदलते लाइफस्टाइल ट्रेंड्स के साथ इंडिया दुनिया का कंजम्पशन कैपिटल है। इस हाइपर लोकल कॉमर्स ग्रोथ को सपोर्ट करने वाले कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। हाई जीडीपी ग्रोथ, मिडिल क्लास फैमिलीज का बढ़ता हुआ नंबर, न्यूक्लियर हाउसहोल्ड्स में इंक्रीज, राइजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल वर्कफोर्स, शिफ्ट टू ऑर्गेनाइज्ड चैनल्स, ग्रेटर इंटेंट पेनिट्रेशन, गिग इकोनॉमी की ग्रोथ। 2023 से 2028 के बीच ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट 17 से 22% एनुअली बढ़ने की उम्मीद है। बाय 2028 इट कैन ग्रो टू अ साइज ऑफ अप टू 1.7 लाख करोड़। ऑनलाइन डाइनिंग आउट मार्केट साइज 2028 तक 32,000 से 40,000 करोड़ रुपए तक ग्रो कर सकता है, जो 46 to 53% पर एनम की स्टैगरिंग रेट से बढ़ रहा है। क्विक कॉमर्स मार्केट का साइज 2028 तक 2.32 से 4.2 लाख करोड़ तक बढ़ने का अनुमान है, जो 60 to 80% पर एनम की अल्ट्रा हाई रेट से बढ़ रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडस्ट्री आउटलुक के हिसाब से स्विगी के पास कुछ ही कंसर्न्स हैं और ये स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स का फायदा उठा रहा है। अब अगले सेक्शन पर चलते हैं, लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट। हमने रिसेंटली ईटी मनी ऐप पर स्टॉक डिस्कवरी फीचर लॉन्च किया है। सिर्फ एक टैप में आप अब किसी भी स्टॉक और उसके अंडरलाइंग बिजनेस की सारी डिटेल्स पा सकते हैं, और भी बहुत कुछ है, इसे जरूर चेक करें। स्विगी के कुछ की फाइनेंशियल्स चेक करते हैं। कंपनी के रेवेन्यूज 2 साल में 6,000 करोड़ से बढ़कर 11,600 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। इसका मतलब कि 38% एनुअली बढ़े हैं। कंपनी लॉस मेकिंग रही है, लेकिन लेटेस्ट ईयर में इसके लॉसेस कम हुए हैं। कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी नेगेटिव है, लेकिन यहां भी पिछले 2 साल के मुकाबले नुकसान कम है। लॉसेस की वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी और ऑपरेटिंग मार्जिन भी नेगेटिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो को देखकर यह क्लियर होता है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। ये लॉस मेकिंग कंपनी के लिए अच्छी बात है। चलिए स्विगी के फाइनेंशियल्स को इसके सिर्फ लिस्टेड कंपेटिटर्स से कंपेयर करते हैं। हाँ, आपने सही गेस किया, जोमैटो। अगर स्विगी और जोमैटो के B2C बिजनेस की ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू को कंसिडर किया जाए तो जोमैटो फिलहाल इस रेस में आगे है। मार्केट कैप के मामले में भी जोमैटो स्विगी से 2.5 टाइम्स बड़ा है। रेवेन्यू पर गौर करें तो जोमैटो स्विगी से आगे है, चाहे वो एब्सोल्यूट टर्म्स में हो या फिर 2 साल के ग्रोथ रेट में। इनफैक्ट जोमैटो का ग्रोथ रेट स्विगी से लगभग डबल है। जोमैटो ऑपरेटिंग और नेट लेवल्स दोनों पर प्रॉफिटेबल है, स्विगी अभी नहीं है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जोमैटो ने फाइनेंशियल ईयर 24 में ही प्रॉफिटेबिलिटी हासिल की है। इससे पहले ये भी लॉस मेकिंग कंपनी थी। जोमैटो ने फाइनेंशियल ईयर 24 में ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश फ्लो दिया, जबकि स्विगी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव रहा। ऑपरेटिंग मार्जिन और रिटर्न ऑन इक्विटी के मामले में भी जोमैटो का प्रोफाइल बेहतर है, लेकिन पहले के लॉस मेकिंग ऑपरेशंस ने एवरेज इसको नेगेटिव बना दिया है। दोनों स्विगी और जोमैटो डेट फ्री है, जो कि दोनों के लिए अच्छा है, लेकिन ओवरऑल जोमैटो की स्विगी पर क्लियर लीड है। चलिए अब मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो की टर्म्स में स्विगी और जोमैटो की वैल्यूएशंस को कंपेयर करते हैं। मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो खास तौर पर लॉस मेकिंग कंपनीज की वैल्यूएशंस के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि मार्केट कैप और सेल्स दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। यहाँ स्विगी का एक क्लियर एज है, इसकी वैल्यूएशन जोमैटो की आधी से भी कम है। अब हम अगले सेक्शन पर मूव करते हैं। आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ बिजनेस और फाइनेंशियल एनालिसिस ही काफी नहीं होते। इस दौरान कई और आईपीओ रिलेटेड मैट्रिक्स भी चेक करने चाहिए। आईपीओ को एनालाइज करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर हमने एक वीडियो बनाई हुई है। इसमें हमने कुछ कूल आईपीओ हैक्स भी बताए हैं, जिनकी मदद से आप सक्सेस चांसेस बढ़ा सकते हैं। चलिए पहले मैट्रिक से शुरू करते हैं, फ्रेश इशू वर्सेस ओएफएस।
फ्रेश इशू में रेज किया हुआ पैसा कंपनी को जाता है, लेकिन ओएफएस में ये पैसा सेलिंग शेयर होल्डर्स को जाता है, तो ओएफएस में कंपनी को कोई फायदा नहीं होता। एक आईपीओ इन्वेस्टर के तौर पर आप चाहेंगे कि आईपीओ प्रोसीड्स का बड़ा हिस्सा फ्रेश इशू हो, ताकि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे फायदा हो। स्विगी के आईपीओ में जैसा कि हमने देखा, फ्रेश इशू करीब 4500 सीआर का है और ओएफएस 6800 सीआर से ज्यादा का है, तो फ्रेश इशू ऑलमोस्ट 40% है और ओएफएस का हिस्सा 60% के आसपास है। इसका मतलब है कि आईपीओ प्रोसीड्स का मेजर हिस्सा कंपनी के पास नहीं जा रहा। ये नेगेटिव लग सकता है, लेकिन चलिए देखते हैं कि ओएफएस पोर्शन में शेयर्स कौन सेल कर रहा है। कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स की लंबी लिस्ट है जो ओएफएस के जरिए अपने शेयर ऑफलोड कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली, स्विगी का कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर नहीं है, लेकिन इसके इन्वेस्टर्स लिस्ट में कुछ मार्की नेम्स हैं। इसमें प्रोसेस का नाम शामिल है, जिसका अपनी एफिलिएट MIH इंडिया फूड होल्डिंग्स के जरिए कंपनी में 31% स्टेक है। दूसरे मार्की शेयर होल्डर्स में SL, टेंसेंट, सॉफ्ट बैंक एटसेट्रा शामिल हैं। ऐसे प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल कंपनीज के लिए यह नेचुरल है कि वो गेन्स बुक करने या लॉसेस कट करने के लिए रूट ढूंढें। स्विगी का ओएफएस इस पर्पस को सर्व करने के लिए सही है, लेकिन नोटेबल बात यह है कि स्विगी के फाउंडर्स लक्ष्मी नंदन रेड्डी और श्री हर्षा मजिटी भी स्टेक सेल में हिस्सा ले रहे हैं। उनकी कंपनी में लो स्टेक है, तो ये थोड़ी कंसर्निंग बात हो सकती है। नेक्स्ट मेट्रिक है फ्रेश इशू प्रोसीड्स का यूज। कंपनी फ्रेश इशू प्रोसीड्स का यूज अपने मटेरियल सब्सिडी स्कूटसी में इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग के रीपेमेंट या प्रीपेमेंट के लिए करना चाहती है। मटेरियल सब्सिडी वो होती है जो अपनी पेरेंट कंपनी के बिजनेस में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करती है। स्कूटसी इंडिया में होलसेलर्स और रिटेलर्स के लिए वेरियस लीडिंग ब्रांड्स का ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है। ये स्विगी के B2B सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में और क्विक कॉमर्स बिजनेस में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। स्विगी प्रोसीड्स का यूज टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रा, मार्केटिंग, इनऑर्गेनिक ग्रोथ और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी करना चाहती है। ओवरऑल फ्रेश इशू प्रोसीड्स का यूज कंपनी की ग्रोथ के लिए ही होने वाला है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। नेक्स्ट मेट्रिक, RHP से पहले 1 साल के दौरान सेलिंग शेयर होल्डर्स के द्वारा शेयर्स का एक्विजिशन। ज्यादातर सेलिंग शेयर होल्डर्स ने पिछले 1 साल में कंपनी में शेयर्स एक्वायर किए हैं। बैरन इमर्जिंग मार्केट्स और लिंक्स शेयर होल्डर्स ट्रस्ट को छोड़कर सेलिंग शेयर होल्डर्स के एक्विजिशन प्राइस आईपीओ के प्राइस बैंड 371 to 390 रुपीज से काफी नीचे हैं। ये उनके लिए बोनांजा हो सकता है, लेकिन आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए ये इन्फ्लेटेड प्राइस है, जो अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट मेट्रिक है कंपनी के अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन। कंपनी के खिलाफ 4 क्रिमिनल, 24 टैक्स रिलेटेड और 4 रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। टोटल अमाउंट जो इन्वॉल्व है वो है 361 करोड़। कंपनी की सब्सिडरीज के खिलाफ लिटिगेशन अमाउंट 36 करोड़ है, तो सब मिलाकर ये 397 करोड़ होता है। थैंकफुली कंपनी के पास 836 CR कैश है, जो किसी भी अनफेवरेबल आउटकम से निपटने के लिए काफी है। अगला मेट्रिक है कंटिंजेंट लायबिलिटीज। कंटिंजेंट लायबिलिटी एक ऐसी पॉसिबल ऑब्लिगेशन है जो फ्यूचर इवेंट पर डिपेंड करती है, इसलिए लो से नील कंटिंजेंट लायबिलिटीज डिजायरेबल होती है। स्विगी की कंटिंजेंट लायबिलिटीज काफी लो हैं, जो सिर्फ 1.7 CR हैं। ये अच्छी बात है। हालांकि दिसंबर 2023 में कंपनी को 327 करोड़ की टैक्स लायबिलिटी का GST शो कॉज नोटिस मिला है। इस मैटर पर और डिटेल्स का इंतजार है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चलिए कंपनी के RHP में मेंशन्ड की रिस्क फैक्टर्स को चेक करते हैं। तो कंपनी ने 84 रिस्क फैक्टर्स मेंशन किए हैं, जिनमें से कई डिस्क्लेमर्स और स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स की तरह हैं। यहाँ कुछ प्रोमिनेंट रिस्क फैक्टर्स को देख लेते हैं। फर्स्ट, कंपनी ने अपने इनकॉर्पोरेशन से ही हर साल लॉसेस इंकर किए हैं, जिसके कारण ऑपरेटिंग कैश फ्लोज नेगेटिव हैं। सेकंड, कंपनी को इंटेंस कंपटीशन फेस करना पड़ता है। थर्ड, फूड बिजनेस कई रेगुलेशंस के अंदर आता है। अगर कंपनी के रेस्टोरेंट और मर्चेंट पार्टनर्स हाइजीन, क्वालिटी, क्वांटिटी और वेट का ध्यान नहीं रखते हैं तो कंपनी लायबल हो सकती है। फोर्थ, कंपनी अपने डिलीवरी पार्टनर्स, मर्चेंट पार्टनर्स और रेस्टोरेंट पार्टनर्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और वो कॉम्पिटिटर्स की सर्विसेज को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। फिफ्थ, कंपनी के मटेरियल सब्सिडरी स्कूटसी लॉस मेकिंग रही है और इसके लॉसेस 2022 से 2024 के बीच 295 CR से बढ़कर 424 CR हो गए हैं। खास बात यह है कि फ्रेश इशू प्रोसीड्स का मेजर हिस्सा स्कूटसी के लिए है। तो ये थे कुछ रिस्क फैक्टर्स। बिफोर इन्वेस्टिंग आप RHP में रिस्क की कंप्लीट लिस्ट जरूर देखें। अब मैं स्विगी के IPO के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को समराइज करती हूँ और इस वीडियो को कंक्लूड करती हूँ।
स्विगी एक न्यू एज कंपनी है और नेचुरली इसमें न्यू एज इन्वेस्टिंग के एसोसिएटेड रिस्क और अपॉर्चुनिटीज हैं। स्विगी के पॉजिटिव्स में हाई ग्रोथ रेट, फास्ट ग्रोइंग और प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री और डेट फ्री बैलेंस शीट शामिल हैं। कंपनी टर्न अराउंड पाथ पर है और इसने लॉसेस भी कम किए हैं। जोमैटो भी लिस्टिंग के समय लॉस मेकिंग थी, लेकिन फिर भी लिस्टिंग डे पर 66% बढ़ी। नेगेटिव्स में लॉस मेकिंग ऑपरेशंस, हाई कंपटीशन और इसकी रेस्टोरेंट, डिलीवरी, मर्चेंट और ब्रांड पार्टनर्स पर ओवर डिपेंडेंस शामिल है। जो आईपीओ का ऑफर प्राइस बैंड है वो पिछले 1 साल में एक्विजिशन प्राइस के पर्सपेक्टिव से हाई लगता है। कंपनी प्रमोटर ड्रिवन नहीं है और इसके फाउंडर्स का स्टेक काफी कम रह गया है, लेकिन इसे पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह से देखा जा सकता है। पॉजिटिव क्योंकि कंपनी प्रोफेशनली मैनेज्ड है, नेगेटिव क्योंकि अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी डाइल्यूटेड है। फाइनली जोमैटो से कंपैरिजन में जो इसका मेन कंपेटिटर है स्विगी क्लियरली पीछे है। स्विगी की वैल्यूएशंस काफी कम है और दोनों के बीच रेस अभी जारी है, राइट? तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए स्विगी के बारे में सब कुछ कवर करने की कोशिश की ताकि आप इसके आईपीओ पर कोई कॉल ले सके। तो कमेंट्स में हमें और अपने फेलो व्यूअर्स को जरूर बताएं कि क्या आप स्विगी के आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे। और बस ये था स्विगी का आईपीओ डीप डाइव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे अपकमिंग आईपीओ और बिजनेस एनालिसिस वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.